मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र और इसके चौथे अध्याय के अंतर्गत भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देव संबंधी प्रकरण हम लगभग कर चुके हैं। अब इनकी आयु संबंधी बात है, वो लास्ट में सूत्र आएंगे तो वो आयु की बात एक साथ तब वहां कर लेंगे। और 15 नंबर तक सूत्र अपनी बात हो गई है। एक बार सूत्रों के पाठ करेंगे। कोई एक या दो लोगों से ही मैं बुलवा लेती हूँ, ज्यादा बार बार मैं सबसे बुलवाने में थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है। कोई ऐसे लोग हाथ खड़े करें जिन जो कम बोलते हैं, ज्यादा बोला नहीं है जिन्होंने। हाँ, अनुज बोलिए, 1 से 5 तक सूत्र बोलिए। अनम्यूट करिए अनुज। हाँ, देवास चतुर्निकायाः आदितस्थितिदानदेशा दष्टाष्टपञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रायस्तिच पारिषद आठखंड लोकपालानि प्रकीर्णक काव्ययोग्य किल्बिषकाश्चैक्षः। हाँ, पारुल बोलिए 6 से लेके 10 तक। पारुल। पूर्वयोर्द्वीन्द्रः। पूर्वयोर बोलिए एक बार फिर। अभी तक ये जो वर्णन चल रहा था, अभी हम ऊर्ध्वलोक में नहीं पहुंचे थे। पहले तो अधोलोक में, तीसरे अध्याय में अधोलोक की बात की, फिर मध्यलोक की बात की, फिर जब भवनवासी देवों की बात की तो वापस से कुछ अधोलोक में पहुंच गए। वहां अकृत्रिम जिनालय देखे 7,72,00,000। उसके बाद में अभी जो चर्चा चल रही थी व्यंतरों की और उसके बाद में ज्योतिष देवों की, वो सारी चर्चा यहाँ मध्यलोक में ही थी। ये सारी जो बातें चल रही थी, जितना भी वर्णन हमने देखा, ये सब मध्यलोक के अंतर्गत, मतलब मध्यलोक में ही था। ऊर्ध्वलोक में हम नहीं पहुंचे थे। अब है ऊर्ध्वलोक शुरू हो रहा है। वास्तव में ऊर्ध्वलोक अब शुरू हो रहा है। और ऊर्ध्वलोक में कौन रहते हैं कि ऊर्ध्वलोक में देव रहते हैं। सामान्य कथन से कहें तो देव रहते हैं, लेकिन देव तो 4 प्रकार के हैं। तो कौन से देव रहते हैं कि ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव रहते हैं। देखिए, एक सामान्य कथन हम ऐसा पूछे, शायद पहले भी मैंने पूछा है कि चारों गतियों के जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, लोक के हिसाब से बताना है। लोक में, तीनों लोकों में चारों गतियों के जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। बोलिए अनीता जी कुठारी। तिर्यंच, सब जगह मीन्स लोक में बताना है आपको। तीनों लोक में
बस आपको 4 जवाब देने, केवल बहुत सारे जवाब नहीं देने हैं। 4 गतियां और 4 जवाब बस। जैसे ऐसे नारकी तो कहाँ, ठीक है। तिर्यंच, मध्यलोक, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बढ़िया। हाँ बोलिए सुधा जी। नारकी अधोलोक में रहते हैं और त्रियंच ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक में रहते हैं और क्या बोलते हैं, त्रियंच मनुष्य मध्यलोक में रहते हैं और वैमानिक देव स्वर्गलोक में रहते हैं। चलिए मीना चाची, इनका सही है क्या? बोलिए भाई, आपको कुछ ठीक करना है। दीदी ये अधोलोक में ये रहते हैं नारकी भवंत्री जो है वो अधोलोक में रहते हैं। मध्यलोक में देखो आप लोग बता रहे हो सही, लेकिन मेरा प्रश्न जिस तरफ से आपको जवाब उसी तरफ से देना चाहिए। मैं गतियां पूछ रही हूँ तो पहले आप गतियां लिखो, 4 गतियां, फिर कौन सी गति वाला कहाँ रहता है वो आपको बताना है। आप लोक से बता रहे हो, इस लोक में रहता है, इस लोक में रहता है, वो नहीं पूछना है मुझे, गति से बताना है आपको। हाँ ये गति जो मनुष्य जो गति नरक से शुरू करिए। नारकी कहाँ है? नरक गति में रहते हैं, ये तो बोल सकते हैं ना, नरक गति में जो रहते हैं उनका नाम बता सकते हैं। नरक गति में कौन रहते हैं बताइए? ये नारकी रहते हैं और भवंत्री। नरक गति में रहते हैं, भवनवासी नरक गति में रहते हैं। नहीं नरक गति अधोलोक में रहते हैं। हाँ तो बहुत डिफरेंस है, गति में लोक में बहुत डिफरेंस है। नारकी रहते हैं नरक गति में चलिए और हाँ चलिए, अब रुकिए 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 रुकिए, अब प्रीति बता दो फटाफट से भाई। नारकी अधोलोक में, तिर्यंच तीनों लोकों में और मनुष्य मध्य लोक में और देव तीनों लोक। बढ़िया, ये जवाब चाहिए था। नारकी कहाँ रहते हैं? गतियों के हिसाब से पूछा था ना। अनीता जी ने सही कोशिश की थी, बस वो लास्ट वाले में जाके वो फंस गई थी। थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। नारकी रहते हैं अधोलोक में। तिर्यंच कहाँ रहते हैं ऐसा प्रश्न होगा तो तिर्यंच तीनों लोक में रहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जो एकेंद्रिय हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, वो सब जगह रहते हैं। ऐसा पंचेंद्रिय तिर्यंचों की तरफ से कहेंगे तो तिर्यंच मध्य लोक में रहते हैं, लेकिन तिर्यंचों में एकेंद्रिय भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। तो एकेंद्रिय के हिसाब से कहेंगे तो तिर्यंच रहते हैं तीनों लोक में। मनुष्य कहाँ रहते हैं? मनुष्य मध्य लोक में, मात्र 2.5 द्वीप में, तो सामान्य रूप से कहेंगे मध्य लोक में। और देव कहाँ रहते हैं? तो देव की बात कहेंगे तो देव में 4 प्रकार के देव आएंगे। तो कुछ देव अधोलोक में है, कुछ मध्य लोक में है, कुछ ऊर्ध्वलोक में है। तो जब ऐसा पूछा जाएगा कि देव कहाँ रहते हैं तो देव तीनों लोक में रहते हैं। ये शॉर्ट यानी एक एक शब्द में यदि हम आंसर दें, फिर उसकी डिटेल तो आप लोगों को सब पता है, डिटेल तो सब सही बता रहे हैं, लेकिन एक एक शब्द में हमको कहना हो शॉर्ट में तो क्या कहेंगे उसके हिसाब से। हाँ मनोरमा आंटी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ एकेंद्रिय तो सब जगह है ना आंटी। एकेंद्रिय जीव जैसे सब जगह है, पृथ्वी का एक वहाँ कल्प वृक्ष होंगे और भी हैं, समझ लीजिए जो रचनाएं हैं, तो वो सब पृथ्वी का। और सूक्ष्म एकेंद्रिय भी सब जगह है। वात वलय है, तो वात वलय का मतलब क्या है? वायु का एक जीव है। ऊर्ध्वलोक में भी हम पढ़ेंगे रचना, तो वहां बीच बीच में वात वलय है, स्वर्गों के बीच वगैरह बीच बीच में। तो और लोक के अंत में वात वलय है, तो ये सब क्या है? वायु का एक जीव है। इसी तरह से पृथ्वी जल अग्नि ये भी, और सूक्ष्म वनस्पति का एक, सब जगह होते हैं। तो एकेंद्रिय जीव तीनों लोक में है। देखिए ऊर्ध्वलोक अपन ने रचना देखी थी थोड़ी बहुत, 3 लोक की जो अपन ने रचना जो अपन ने देखी थी, किस तरह से 3 लोक की रचना थी। ये बीच में त्रसनाली है, इस तरह से ये लोक की रचना है, इस तरह से लोक की रचना है। ये समझ लीजिए मध्य लोक है। तो ये ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक का कितना पोर्शन है? ये जो पोर्शन है
ये जो पोर्शन है ये ऊर्ध्वलोक का पोर्शन कहलाता है। ये कैसी शेप बन रही है? ये शेप बनती है मृदंग के आकार की। तो अभी क्या बराबर अपन ने प्रपोर्शन में नहीं बनाया ना, वरना वो थोड़ा सा और वैसा होता। मृदंग के आकार की, ढोलक जैसा होता है, ढोलक से थोड़ा सा कुछ अलग होता है, मृदंग कहलाता है। ढोलक पूरी गोल गोल सी होती है और मृदंग में बीच में तो थोड़ा सा इस तरह से निकला हुआ रहता है, अलग सा शेप। तो ये मृदंग के आकार का। अधोलोक का अपन ने आकार कैसा देखा था? अधोलोक का था आधा मृदंग उल्टा रखा हुआ है, ऐसा आकार अधोलोक का था, या एक ग्लास उल्टा रखा हुआ है, इस तरह का आकार अधोलोक का है। और पूरे 3 लोक के आकार का हमने देखा था कि 3 गिलास, एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक और उसके ऊपर उल्टा। याद आ रही है आप लोगों को बातें? पूरे 3 लोक का आकार कैसा है ये हमने देखा था। तो पुरुषाकार कहेंगे, या तो कोई पुरुष अपने पैर फैलाकर कमर पे हाथ रख के खड़ा है, या तो वो आकार कहा जाता है, या फिर गिलास से बताएं। शास्त्र में उसके लिए शकोरा शब्द दिया है, शराव, त्रिशराव संपुटाकार। पहले एक उल्टा शकोरा रखा, एक ग्लास उल्टा रखा, वैसा ग्लास जो नीचे से थोड़ा तिरछा हो और नीचे से थोड़ा सकड़ा हो, ऊपर से थोड़ा चौड़ा हो। तो एक ग्लास उल्टा रखा, फिर उसके ऊपर एक सीधा रखा, फिर उसके ऊपर एक वापस उल्टा रखा। ऐसी शेप ये बनती है 3 लोक की। तो अधोलोक का वर्णन हम पढ़ चुके हैं। अब ऊर्ध्वलोक का वर्णन हमको देखना है। तो ऊर्ध्वलोक का आकार कैसा बन रहा है? वो बनता है, ये कहलाता है मृदंग का आकार। मृदंग का आकार, अथवा एक सीधे ग्लास के ऊपर एक उल्टा ग्लास रख दिया जाए तो जो आकार बनता है। हमने और भी कई चीजें देखी थी, वो मुड्डियां वगैरह आती है इस तरह की बाजार में, उसको अपन ट्राई कर सकते हैं। डमरू जैसे होता है उस तरह का। तो ये मृदंग के आकार का ऊर्ध्वलोक कहा जाता है। एक अपन ध्यान रख लें, मृदंग के आकार का ये ऊर्ध्वलोक का आकार है, मृदंग के समान। मृदंग मतलब जिनको मृदंग समझ में नहीं आता हो, ब्रैकेट में ढोलक कर सकते हैं। ढोलक के जैसी होती है मृदंग, मृदंग के समान ये ऊर्ध्वलोक का आकार है। बोलिए वर्षा भाभी। नहीं, ये षटकोण नहीं है, वो थोड़ा भी, ये क्या है, वो तो डेप्थ में भी ना, ये बनाने में क्या, ये थोड़ा चौड़ा हो गया है, थोड़ा सा ये ऐसा बनता है, इस तरह से बनेगा। मृदंग के आकार का ही कहते हैं, षटकोण नहीं है ये। इस तरह का आकार आएगा थोड़ा सा। तो नाप तोल के बनाते हैं तो बराबर परफेक्ट बनता है। अब ये कितनी है ये ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई कितनी है? जैसे हमने लोक की ऊंचाई, कोई किसी को ध्यान है, बता सकते हैं लोक की ऊंचाई कितनी है? लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, ये सब हमने देखी थी। क्या बात है, बस जो लोग बताते हैं वही बताते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं? चलिए बेला भाभी बोलिए। लोक की ऊंचाई तो 14 राजू। हाँ 14 राजू ऊंचाई है। हाँ, इसमें से 7 राजू है ऊर्ध्वलोक, नहीं अभी आप केवल, एक राजू है मध्यलोक। अभी अलग अलग नहीं, ऊंचाई कितनी है, मोटाई कितनी है, गहराई कितनी है, वो मतलब ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई वो बताइए बस। ऊंचाई तो इतनी है और चौड़ाई, गहराई 7 राजू है। हाँ, एक वो चौड़ाई का चौड़ाई का ध्यान नहीं है। चलिए शीला भाभी। एक राजू। एक राजू क्या? चौड़ाई लोक की चौड़ाई 1 राजू? नहीं, मध्य लोक की आई है तो ऊपर से नीचे तो 14 राजू है। हाँ, लंबाई तो इसकी 14 राजू है और गहराई 7 राजू हो गई। हाँ, और नीचे की 7 राजू या 1 राजू? चलिए 1 राजू होगी। चलिए बोलिए। हाँ अंकल बोलिए, सूरत वाले। ये ऊंचाई 14 राजू है हाँ, और इसका टोटल 343 राजू है। नीचे से 7 राजू है, ऊपर ऊर्ध्वलोक में एकदम ऊपर जाके 1 राजू है और मध्य लोक पे 1 राजू है।
3.5 राजू। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई अभी भी। चलिए वर्षा भाभी बोलिए। बीच में 5 राजू होगी जो चौड़ाई। हाँ तो चौड़ाई फिर से बता दीजिए आप पूरी। नीचे तो 7 राजू है। हाँ अधोलोक में हाँ बीच में 1 राजू है। हाँ 5 राजू हाँ और फिर ऊपर 1 राजू। बढ़िया। देखिए लोक की ऊंचाई, पूरी लोक की ऊंचाई है 14 राजू ऊंचाई। इसको हम लंबाई भी कह सकते हैं। ये 14 राजू है। और मोटाई या गहराई अंदर की तरफ, ये तो अभी अपने को यहाँ दिख रहा है ना फ्लैट बोर्ड पे, अंदर की तरफ गहराई देखेंगे तो गहराई है सब जगह ही 7 राजू। उसको बोलते हैं उत्तर दक्षिण। हमने दिशाओं के आधार पे भी देखे थे। ये जो लोक की लंबाई है 14 राजू और उत्तर दक्षिण जो चौड़ाई या गहराई कहेंगे वो है सब जगह 7 राजू। और पूर्व पश्चिम जो चौड़ाई है वो 4 टाइप से अलग अलग है। सबसे नीचे, पूर्व से पश्चिम सबसे नीचे जो लोक की चौड़ाई है, जहां ये नरक वाला मतलब अपन को पोर्शन दिखता है अधोलोक में सबसे एंड में, वो है 7 राजू। फिर ऊपर पहुंचे मध्य लोक तक की चौड़ाई कम होते होते 1 राजू रह गई। फिर वापस ऊपर चल रहे हैं और ऊपर चलते चलते ये किसी जगह पर जाकर ये चौड़ाई हो गई है 5 राजू। और ये किस जगह हुई है ये अभी हम ऊर्ध्वलोक की रचना पे में देखेंगे कि जो 5 राजू की चौड़ाई है ये कौन से स्वर्ग के पास में आती है। ठीक है। और उसके बाद में फिर लोक के अंत तक पहुंचते पहुंचते ये वापस से कम होती होती 1 राजू हो गई। तो 7, 1, 5 और 1 ऐसे करके 4 टाइप से ये लोक की जो चौड़ाई है, पूर्व पश्चिम चौड़ाई, ये अलग अलग टाइप से है। जिसका एवरेज हम निकाल के जब पूरा लोक का घनफल निकालते हैं तो इसका औसत एवरेज निकाल लेते हैं तो वो 3.5 उसका एवरेज आ जाता है। तो इस तरह से ये लोक का देखा था हमने। अभी ऊर्ध्वलोक की कितनी है, ये तो लोक की बात हो गई, पूरे लोक की। ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई कितनी है, तो ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई है 7 राजू। सामान्य रूप से हम यही कहेंगे, ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई 7 राजू है। और अधोलोक की कितनी थी, अधोलोक की भी 7 राजू थी। तो फिर मध्यलोक कहाँ गया, दोनों पूरी 14 राजू में से वही दोनों ने ले लिया तो मध्यलोक। तो जो ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई है उसी में मध्यलोक इंक्लूडेड है। तो ऊर्ध्वलोक के जो 7 राजू हैं उसमें से मध्यलोक का कितना कम करना पड़ेगा हमको, मध्यलोक का कितना है, मध्यलोक की ऊंचाई कितनी है। हाँ ज्योति जी बोलिए। जो मेरू की ऊंचाई हो गई ना कितनी, उसके ऊपर से जो एक बार जितना, हाँ तो उतना कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरू की ऊंचाई यानी मध्यलोक की जो चित्रा पृथ्वी के ऊपर से हमको कितना कम करना पड़ेगा ऊर्ध्वलोक के लिए, चित्रा पृथ्वी के ऊपर से कितना कम करना पड़ेगा। 1000 योजन तो उसकी वो चली गई, जड़ जो बोलेंगे मेरू की, तो उसके बाद 99,000 रह जाएगा। और चूलिका को अगर और ऐड करेंगे तो नहीं तो 99। बढ़िया बढ़िया। देखिए मध्यलोक में जितना सुमेरु पर्वत है उतना ही मध्यलोक है। तो सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन का और 40 योजन की चूलिका और अलग, उसको छोड़ देते हैं अपन अभी। तो 1 लाख योजन का मध्यलोक है। तो इस 7 राजू में से 1 लाख माइनस करना है। तो वो, लेकिन उसमें से 1000 तो भी नीचे है, यद्यपि वहीं से शुरू होता है। ऊर्ध्वलोक कहाँ से शुरू होता है, ये प्रश्न है। ऊर्ध्वलोक कहाँ से कहाँ तक है, ये प्रश्न है। तो ऊर्ध्वलोक कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ऊर्ध्वलोक चित्रा पृथ्वी से लेके और लोक के अंत तक। तो चित्रा पृथ्वी कहाँ है, ये 1000 योजन की जो है ना पहली, जहाँ जड़ हैं, समुद्रों के पाताल वगैरह हैं। तो ये चित्रा पृथ्वी से लेकर और ऊर्ध्वलोक, ये पूरा लोक का अंत, तनु वातवलय का अंत, यहाँ भी वातवलय है। ये हमने शुरू में देखे थे तीसरे अध्याय में कि लोक के चारों तरफ ऐसे वातवलय हैं। तो ऊर्ध्वलोक कितना है कि यहाँ तक पूरा वातवलय के अंत तक ये पूरा ऊर्ध्वलोक है। चित्रा पृथ्वी के यानी सुमेरु की जड़ से लेकर और ऊपर तक ये पूरा ऊर्ध्वलोक का एरिया 7 राजू का आता है। लेकिन उसमें से ये 1 लाख योजन जो मध्यलोक का है वो कम कर देते हैं एक्यूरेट निकालने के लिए।
तो अभी राजू की वैल्यू तो अपने को ऐसे असंख्यात योजन है तो कुछ कीमत नहीं रखते। एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं और वो 7 राजू में 1 लाख योजन कुछ नहीं है, वो करोड़ों रुपया में 10 पैसे है। ऐसा करोड़ों रुपयों का किसी ने हमसे उधार लिया और 10 पैसे नहीं चुकाए तो 10 पैसे कोई वैल्यू नहीं रखते। ऐसा वो 7 राजू में 1 लाख योजन कोई खास बात नहीं है, इसलिए वो ऊर्ध्वलोक को ही पूरा 7 राजू का कह दिया जाता है। तो ऊर्ध्वलोक 7 राजू का है और यदि मध्यलोक को उसमें से माइनस करना है तो 1 लाख योजन मध्यलोक का उसमें माइनस करते हैं। कहाँ से शुरू होता है ऊर्ध्वलोक? तो चित्रा पृथ्वी की जो ये ऊपर अपना ये तो थी चित्रा पृथ्वी की नीचे जड़ थी सुमेरु की। अब ये जो जहां मध्यलोक की सारी रचनाएं हैं ये चित्रा पृथ्वी से लेकर और ऊपर ये सुमेरु है। ये तो 99,000 योजन चित्रा पृथ्वी के सरफेस से 99,000 योजन ऊपर जाने पर ये सुमेरु की जो चूलिका है 99,040 कहें, सुमेरु की चूलिका पे आड़े बाल के अंतर के बराबर, ये हमारा बाल होता है ना बाल, इस बाल को ऐसा लेंथ में नहीं, इसको ऐसा एक बाल पड़ा रहता है जमीन पे कहीं, तो उस बाल के इतना सा गैप है ये सुमेरु की चोटी में और पहला स्वर्ग में। ये पहला स्वर्ग यहीं से, तो हम बाल क्या बनाए यहाँ पर, ये समझ लीजिए कि अब गैप दिखाना पड़ेगा यहाँ तो थोड़ा सा। तो ये तो है पहला स्वर्ग और ये बाल का अंतर हो गया इतना। बीच में खाली दिख रहा है आप लोगों को? कुछ मालूम नहीं मुझे, आप लोगों को खालीपन दिख रहा है क्या? ये मैंने ये लाइन बनाई है यहाँ तक और वो लाइन बनाई है वहां, तो वो एक ये तो बहुत मोटा अंतर है। और आड़ा बाल भी कौन सा लेना है, किसका बाल लेना है? इतनी सारी लेडीज हैं, किसका बाल लेना है, किसके बाल का अंतर करना है कि हमारा किसी का बाल नहीं लेना है, उत्तम भोग भूमि वाले जीव का बाल। और उत्तम भोग भूमि के जीव के बाल में क्या स्पेशलिटी है कि उसका बाल उसके बाल की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो हमारे बाल की मोटाई से 512 गुना पतला है। या फिर ऐसा कहें कि हमारा बाल उसके बाल से 512 गुना मोटा है। तो इतना पतला बाल का अंतर है, मतलब अपने बाल में ही अपने को कोई गैप नहीं दिख रहा है, कोई अंतर नहीं है, और इतना पतला बाल। मतलब कहने का मतलब यह है कि सुमेरु की चोटी से टच होकर ही वो स्वर्ग शुरू हो रहे हैं। अब टच होना इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो अंतर उन्होंने बताया, इतना सा अंतर है। हमको तो 1 उंगली का अंतर भी अंतर नहीं दिखेगा और वो इतना कम अंतर उसमें है, यानी वहीं से लगाकर ये ऊर्ध्वलोक शुरू होता है। तो सुमेरु की चोटी से लेकर, अब देखो ऊर्ध्वलोक की जब ऊंचाई देखेंगे तो 7 राजू कहेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऊर्ध्वलोक कहां से कहां तक है? तो सुमेरु की चोटी से लेके लोक के अंत तक ऊर्ध्वलोक है। सुमेरु की चोटी से लेकर या सुमेरु की चोटी में एक आड़े बाल के अंतर से लेकर लोक के अंत तक ऊर्ध्वलोक है। अब इस ऊर्ध्वलोक में क्या है कि ऊर्ध्वलोक में भी पटल हैं, और पटल कहीं हमने देखे थे? पटल शब्द कहीं पढ़ा है पहले? हाँ, मधु भाभी कहाँ पढ़ा है पटल शब्द? नरक में। हाँ, नरक में भी पटल होते हैं। पटल का मतलब है कि जैसे मंजिलें होती हैं अपने यहाँ पर, ऐसे यहाँ पटल शब्द कहा है। तो ऊर्ध्वलोक में पटल हैं। कितने पटल हैं ऊर्ध्वलोक में? टोटल पटल है ऊर्ध्वलोक में 63 पटल हैं। नरक में कितने पटल थे? नरक में टोटल कितने पटल थे? कह रहे हैं, हम पढ़ के आए हैं, वरना तो हैं अभी भी, गए तो नहीं है कहीं। हाँ, चमेली आंटी बोलिए।
49 पटल टोटल, सातों नरकों में मिलाकर 49। स्वर्ग मतलब ऊपर ऊर्ध्वलोक में 63 पटल हैं। उसमें से किस तरह से हैं कि 52 पटल तो हैं कल्पों संबंधी, अभी हम सूत्र पढ़ेंगे आगे। कल्प वाले पटल हैं 52 और कल्पातीत पटल हैं 11। 52 पटल हैं कल्प संबंधी और 11 पटल हैं कल्पातीत संबंधी। इस तरह से 63 पटल ये ऊर्ध्वलोक में होते हैं। और इन पटलों में स्वर्ग की रचनाएं हैं, स्वर्ग हैं। देखिए कैसे किस तरह से ये पटल हैं। सबसे पहले स्वर्ग है, इनमें रचनाएं किस तरह की है कि इसको अब मैं साफ कर देती हूँ। ये अभी हम केवल त्रसनाली बना रहे हैं। ये त्रसनाली है और ये समझ लीजिए मध्यलोक है, और यहाँ से ऊपर अब स्वर्ग की रचनाएं हैं। क्योंकि ये जो रचनाएं हैं ना, स्वर्ग की, नरकों की, द्वीप समुद्रों की जो भी रचनाएं हैं, ये सब त्रसनाली में है। लोक तो ऐसा बाहर भी फैला हुआ है, इस तरह के आकार लोक का अपन ने देखा है, लेकिन यहाँ जो ये जगह है, यहाँ पर रचनाएं नहीं है। रचना केवल ये जो त्रसनाली है, एक राजू चौड़ी 14 राजू ऊंची, ये जो त्रसनाली है, इसमें ही सारी रचनाएं हैं। तो स्वर्ग की रचनाएं भी इसी में हैं। तो यहाँ पर है, सबसे पहले है 16 स्वर्ग। और 16 स्वर्ग कैसे हैं? 16 स्वर्ग हैं 2-2 के जोड़े में। अभी स्वर्गों के नाम वगैरह आगे सब सूत्र आएगा, अपना 19 नंबर का सूत्र आएगा। पहले अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर नाम वगैरह और वहां देख लेंगे। थोड़ा इतना सा तो थोड़ा बहुत सबको ख्याल में होगा। 16 स्वर्ग होते हैं, सुना होगा कुछ लोगों ने। तो ये 16 स्वर्ग कैसे होते हैं? 2-2 के पेयर में, इनको युगल बोलते हैं। 2-2 के युगल में, 2-2 के जोड़े में है। तो हमको 8 यानी पोर्शन बनाने पड़ेंगे, तो 8 में अपने 16 हो जाएंगे। तो कैसे हैं समझ लीजिए। पहला है सौधर्म ऐशान। देखिए ये हम ऐसा फ्लैट इस पे बना रहे हैं ना बोर्ड पे, तो हमको एक इधर ऐसा बनाना पड़ रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप एक बार अपने माइंड में ख्याल कीजिए 3D वाला जो अपना नक्शा है, अभी मैं और आपको दिखा के कोशिश करती हूँ। जो 3D वाला अपना नक्शा है कि लोग मोटाई में भी है, तो मोटाई में भी है तो बीचों बीच त्रसनाली है। वैसे ही आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए कि ये चौड़ाई में है और बीच में त्रसनाली है। तो हमने उत्तर दक्षिण दिशा कौन सी कही है? लोक में उत्तर दक्षिण दिशा, लोक की रचना में उत्तर दक्षिण दिशा कौन सी है? हाँ चित्रा आंटी बोलिए। ऊपर और नीचे। लोक की रचना में ये ऊपर नीचे तो हमने मध्यलोक में कहा था। लोक की रचना में उत्तर दक्षिण दिशा कौन सी? अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने वो देखी थी ना लंबाई चौड़ाई, तभी बताया था मैंने। हाँ शशि जी, अनम्यूट करिए। अपन ने बताया था मेरू से अपन देखते हैं, मेरू हमेशा अच्छा एरावत क्षेत्र उत्तर में है। नहीं, रजनी जी मुंबई। दाएं से बाएं तरफ, ऊपर से नीचे की जगह अपने नहीं, अंकल बता रहे हैं। हाँ अभी अपन ने जो देखा लोक की रचना में हम उत्तर दक्षिण किसे कहते हैं कि अंदर की जो गहराई है ना उसको उत्तर दक्षिण कहते हैं। लोक की रचना जब 3D देखते हैं हम, 3D मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई सहित, उसको बोलते हैं 3D, 3 डायमेंशन में।
तीन उसमें लंबाई भी देख रहे हैं, चौड़ाई भी देख रहे हैं, मोटाई भी। ये जो बोर्ड पे बनता है ये 2D बनता है, केवल इसमें लंबाई और चौड़ाई दिखा सकते हैं, इसमें मोटाई हम नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको शेयर करके दिखाती हूँ वो लोक वाला अपना चित्र। तो उसमें जो गहराई जो अंदर की तरफ होती है उसको उत्तर दक्षिण हम कहते हैं। ये तो है पूर्व पश्चिम, 7 राजू, फिर 1 राजू, फिर 5 राजू, 1 राजू, ये पूर्व पश्चिम था। 14 राजू था, ये ऊपर नीचे ऊंचाई थी। और जो सब जगह 7 राजू मोटा है, गहरा है, वो है उत्तर दक्षिण। तो ये जो स्वर्ग है ये उत्तर दक्षिण है। ये बोर्ड पे हम ऐसे इधर उधर अगल बगल में बना रहे हैं, तो जैसे पूर्व पश्चिम नहीं है, ये एक इधर है एक उधर है, ऐसा अभी आपको मतलब कोई चीज रख के ही इस तरह से समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको वो मैप में दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए नक्शा दिख रहा है आप लोगों को 3 लोग का, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? मीना चाची दिखाई दे रहा है? हाँ। तो ये जो ये अंदर गहराई दिखाई दे रही है ना, ये है उत्तर दक्षिण। अभी आप देखिए जो उत्तर दक्षिण अपन अपने जम्बू द्वीप के नक्शे में देख रहे थे वैसी ही दिख रही है कि नहीं ये उत्तर दक्षिण। जम्बू द्वीप में भी अपन उधर वाले को उत्तर, इधर वाले को दक्षिण ऐसा कह रहे थे। जम्बू द्वीप की जो अपन रचना बना रहे थे तो उसमें ऐरावत क्षेत्र उधर था, भरत क्षेत्र इधर था। ऐरावत क्षेत्र उत्तर में है, भरत क्षेत्र दक्षिण में है। ये नक्शा आपको दिख रहा है, इसके साइड नीचे मेरी फोटो भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है आप लोगों को? मैं अपने हाथ से इशारा कर रही हूँ, कुछ लोग को ध्यान नहीं पड़ रहा हो। समझ में आ रहा है? तो ये उत्तर दक्षिण कहलाता है। ये इधर वाला उत्तर कहलाएगा, इधर वाला दक्षिण। ये लोक की डेप्थ में, ये डेप्थ है, गहराई है अंदर। तो अपनी जो रचनाएं हैं वो है त्रस नाली में, ये है त्रस नाली बीच में। ये लोक का इस तरह का, ये 3 डायमेंशन में घनाकार इस तरह का लोक है। हम जो बोर्ड पे बनाते हैं केवल ये वाला, ये जो आगे आगे दिख रहा है फ्रंट का, ये हम बोर्ड पे बना पाते हैं, पर ये अंदर भी इतना ही गहरा है इसी तरह से। तो ये त्रस नाली है। इस त्रस नाली में जो ये बीच में दिखाई दे रहा है थोड़ा सा हल्का सा गोला, और ये तो है मध्यलोक। और फिर मध्यलोक के ऊपर ये है स्वर्ग। तो ये पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग किस तरह से, इसमें भी हम बहुत अच्छे से नहीं देख पाएंगे एक्चुअल में, जब तक कोई ऐसा मॉडल अपने हाथ सामने नहीं हो। तो थोड़ा सा आपको अपनी इमेजिनेशन को ही अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये है दक्षिण, ये वाला इधर जो स्वर्ग है वो है दक्षिण, और एक स्वर्ग है इस तरफ पीछे की तरफ, वो कहलाएगा उत्तर में। तो पहला स्वर्ग है सौधर्म स्वर्ग, उसका नाम है, वो है दक्षिण में, और दूसरा जो है वो है उत्तर में। ऐसे दक्षिण उत्तर हैं जो स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग, वो दक्षिण उत्तर बने हुए हैं। तो पहला है दक्षिण में और दूसरा है उत्तर में। अभी बोर्ड में हम ऐसा बनाएंगे तो एक के ऊपर एक दिखेगा। अगर बोर्ड पे मैं उत्तर दक्षिण आपको इस तरह से बना के दिखाऊंगी तो ऐसा लगेगा एक के ऊपर एक है, इसलिए हम इस तरह से बोर्ड पे बना रहे हैं, एक इधर एक इधर। लेकिन समझना यह है कि जो विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं, वो दक्षिण वाले हैं, और जो सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स वाले स्वर्ग आएंगे, वो उत्तर में है। थोड़ी कुछ ये ध्यान रखना है, ये इसलिए बता रही हूँ, आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण वाले कौन से हैं, उत्तर वाले कौन से हैं, उससे आगे कोई सूत्र कनेक्ट होगा, कोई सूत्र उससे रिलेटेड है। ये दक्षिणेंद्रों की बात कुछ बताएंगे। तो दक्षिण वाले कौन से हैं? तो 1, 3, 5, 7 जो विषम संख्याओं वाले हैं वो दक्षिण वाले हैं, और जो सम संख्या वाले हैं वो उत्तर वाले हैं। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया हो अभी तो बताइए। अनुज आपको कुछ पूछना है? सबको ये बात समझ में आ गई, दक्षिण उत्तर वाली? हाँ सुधा जी बोलिए। मैम 20 वाले सूत्र पे बना हुआ है उत्तर दक्षिण का। हाँ जी, इसमें आपने 512 जो बताया, हाँ 512 क्या बताया आपने,
नहीं, हमारा बाल उनके बाल से 512 गुना मोटा है। हमारे बाल की मोटाई, उनका बाल बहुत पतला है, हमारे बाल से 512 गुना पतला है, या तो ऐसा कहें, या उनका बाल या हमारा बाल उनके बाल से 512 गुना मोटा है, ये बताया। तो ये स्वर्गों की रचनाएं किस तरह से है? इस तरह से, एक उत्तर में है, एक दक्षिण में है, एक ही पटल, एक ही लेवल पे पहला स्वर्ग इधर दक्षिण में, दूसरा स्वर्ग उत्तर में, सेम लेवल पे, एक पहला नीचे, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसा नहीं, पहला दूसरा, फिर तीसरा चौथा, फिर पांचवा छठा, ऐसा इस तरह से ये स्वर्ग हैं। पहला दूसरा जो है वो एक ही लेवल पे, फिर तीसरा चौथा दूसरे लेवल पे, फिर पांचवा छठा वो एक लेवल पे, इस तरह से ये दो दो के युगल में है, दो दो के जोड़े में है। वर्षा भाभी बोलिए। जैसे दो ईंटों को एक साथ रख दो, हाँ है ना, हाँ उसी टाइप के हो जाएंगे। हाँ, हाँ ऐसा कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कि ये दो है मेरे पास में, तो ये वाली दिशा है दक्षिण, ये है उत्तर, तो ये पहला स्वर्ग ये उत्तर में, और ये दूसरा स्वर्ग दक्षिण में, ऐसा ये दो, फिर इनके ऊपर और दो, फिर इनके ऊपर और दो, ऐसा, ठीक है। तो ये स्वर्ग कैसे हैं? तो ये हुआ, अभी हम इसको मान लेते हैं ये दक्षिण और ये उत्तर, इधर मानने के लिए, तो ये पहला दूसरा, फिर तीसरा चौथा, फिर पांचवा छठा, सातवां आठवां, नवा दसवां, 11 12 13 14 15 और 16, इस तरह से एक के ऊपर एक ये 16 स्वर्ग हैं। अभी हमारा तो पूरा इन्हीं में भर गया, अभी इसके ऊपर और थे, लेकिन कोई बात नहीं। ये इस तरह से ये एक के ऊपर एक इस तरह से ये रचनाएं हैं। अब इनमें पटल हैं, तो पहले युगल में कितने पटल हैं? पटल हैं, क्योंकि पहला युगल एक ही लेवल पे है ना, ये इसको बोलते हैं पहला युगल। युगल में दो आ गए तो पहला दूसरा, युगल शब्द बोलेंगे तो युगल में दोनों आ गए, पहला और दूसरा, ऐसा दोनों। तो पहले युगल में कितने पटल हैं? पहले युगल में है 31 पटल, 31। पहले युगल में 31 पटल, फिर दूसरे युगल में है 7 पटल। पटल समझ में आ रहा है? मंजिलें, उनकी लेयर। तीसरे युगल में है 4 पटल। अब इसमें भी कोई नियम, मतलब कोई ऐसा क्रम या ऐसा कुछ नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है, ये तो है अनादि निधन, वहां रचनाएं बनी हुई हैं। इसमें हम देखेंगे कहीं कम है कहीं ज्यादा है, कोई सिस्टम है घटने बढ़ने का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है। जैसे जो अधोलोक के पटल थे उसमें तो था 13 11 9 7, वो इजी थे, मतलब दो दो कम हो रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो 13 31 है, 7 है, 4 है, फिर जो 7वां 8वां है उसमें है 2, इसके बाद में 9वें 10वें में 1, 11वें 12वें में 1, और 13वें 14वें में है 3, और 15वें 16वें में भी है 3। इस तरह से ये पटल हैं। इन सब ये कहलाते हैं कल्प, 16 कहलाते हैं कल्प। अभी आज हम केवल ये रचना समझ रहे हैं, फिर ये सूत्र कल पढ़ लेंगे तो फटाफट से समझ में आ जाएगा, इसी से रिलेटेड सूत्र हैं। तो ये 16 स्वर्ग कहलाते हैं कल्प। इन कल्पों से संबंधित ये हो गए टोटल 52, ये 52 पटल हैं। 16 स्वर्गों को कल्प भी कहते हैं, और इसीलिए इनमें रहने वाले देव कल्पवासी देव कहलाते हैं। और वो कल्प क्यों कहते हैं उसका पहले भी हमने एक बार कारण देखा था, अभी हम सूत्र पढ़ेंगे जब और देखेंगे कि इन्हें कल्प क्यों कहते हैं। और इनमें इस तरह से ये 52 पटल होते हैं। 31 7 4 2 1 1 और 3 3, इस तरह से ये पटल हैं। ये मैं साफ कर रही हूँ फिर थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जगह कम रह गई है इसके ऊपर के बताने की।
समझ लीजिए यहाँ तक ये अपने 16 स्वर्ग हो गए, यहाँ तक, ये जगह तक। अब इसके ऊपर है 16 स्वर्ग के ऊपर क्या है, 9 तो है ग्रैव्यक, 9 है अनुदिश और 5 है अनुत्तर। ये तो विमानों की संख्या है, लेकिन उनमें पटल कितने हैं, तो 9 ग्रैव्यक में है 9 पटल, ये है ग्रैव्यक, ग्रैव्यक। फिर ये है अनुदिश और ये है अनुत्तर। तो एक मिनट, ग्रैव्यक में 9 पटल है, अनुदिश में 1 पटल है और अनुत्तर में भी 1 पटल है। तो इस तरह से इनका टोटल हो गया 11 पटल। बोलिए शशि जी। इसकी फोटो भेज दीजिएगा। मैंने रब कर मिटान दिया ही अभी अभी। मैं फिर से बोल देती हूँ, अगर आपको लिखना है तो वो तो 8 ही संख्या अपने को लिखनी है। 31 है, 7 है, 4, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर डाल लेंगे तो 8 लाइंस में अपने आ जाएगा। तो पहले में है 31, फिर 7, फिर 4, फिर 2, फिर 1 1 और 3 और 3, ऐसे करके 16 स्वर्गों के ये 52 पटल हो गए। फिर से बोल देती हूँ, 31, 7, 4, 2, 1 1, 3 और 3, ये तो 16 स्वर्ग संबंधी 2-2 स्वर्ग के मिला के ये इकट्ठे नंबर बताए हैं। और ऊपर जो है ग्रैव्यकों के, ग्रैव्यक के 9 पटल, अनुदिश का 1 पटल और अनुत्तर का 1 पटल। बोलिए वर्षा भाभी। दोनों में 31 नहीं, दोनों के मिलाकर, अलग अलग नहीं है, फिर तो संख्या ज्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी अपनी संख्या। दोनों के मिलाकर युगल, इसीलिए कहा है पहले युगल के 31 पटल। अभी हम रचना समझेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा ये चक्कर क्या है। हाँ हाँ जी, 15 1 में 16। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी। दोनों के मिलाकर 31 पटल हैं, ऐसा ही आप समझिए। फिर अभी और आगे अपन समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। 1 के 15, 1 के 16 या कोई हिसाब ऐसा लगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के मिलाकर 31 पटल हैं, उसमें से उसका डायरेक्शन है कि पहला जो स्वर्ग है उसके पास में कितना कितना है, तो दिशाओं के आधार पर उनका विभाजन है। तो जितनी, यानी 8 दिशाएं होती हैं, 8 में से 5 दिशाएं वो सौधर्म इंद्र के पास में होती हैं, 3 दिशाएं ईशान इंद्र के पास में होती हैं, उस हिसाब से उनका विभाजन होता है। तो वो अपन आगे थोड़ा सा देखेंगे बाद में। अभी केवल ये थोड़ा मोटा मोटा देख लीजिए। इसके बाद में 9 ग्रैव्यक के पटल हैं 9, अनुदिश का पटल है 1 और अनुत्तर का पटल भी है 1। ठीक है, तो 9 ग्रैव्यक बोलते हैं और 9 अनुदिश बोलते हैं। इसमें भी 9 में संख्या में क्या डिफरेंस है वो हम आगे और जब इसकी बात करेंगे तब देखेंगे कि वहां 9 शब्द किसका सूचक है, यहाँ 9 शब्द किसका सूचक है। अभी ये रचना इतनी, इसके ऊपर सिद्ध शिला है और वातवलय है, और भी इसके ऊपर रचनाएं हैं थोड़ी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी और किसी को कुछ प्रश्न है तो बोलिए आप। प्रश्न नहीं है किसी को भी? हाँ बोलिए पीरू जी। भाभी आप जो ये डायरेक्शन बता रहे हो ना, उत्तर दक्षिण, हाँ, तो ये मतलब डायगोनल्स है कि पैरेलल है? पैरेलल, पैरेलल। हाँ प्रीति बोलो। हाँ भाभी, मुझे तो वो ज्योतिष देव में पूछना था कि ये जो सूर्य चंद्रमा है, ये जैसे पृथ्वी का एक है, तो एक सूर्य एक जीव होता है इसमें? नहीं, पृथ्वी का एक की जो अवगाहना है ना वो इतनी बड़ी तो नहीं होगी, इसलिए वो एक विमान में एक ही जीव हो। बादर पृथ्वी का एक है और बादर पृथ्वी का एक की भी अवगाहना शायद वही है, धनांगुल के असंख्यात विभागीश। तो इतना बड़ा एक ही जीव हो ऐसा नहीं है, वो असंख्यात जीव ही होने चाहिए। और फिर कंफर्म देख लेंगे।
पर जहां तक मुझे ख्याल है एक नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है। और एक अपन जैसे कल वो लाभ की चर्चा कर रहे थे, तो उसमें वो बोल सकते हैं कि अपने को इनका उपकार तो मानना चाहिए, क्योंकि ये जैसे सूरज है उसके हिसाब से हमें रोशनी मिल रही है या ये सब। हाँ ठीक है, वो बाहर में व्यवहार में इस तरह से व्यवहार में कह मतलब अपना सकते हैं। काम एकदम सलीके से कर रहे हैं, वो सारा सिस्टमेटिक, तो उस हिसाब से हमें भी करना चाहिए। हाँ, उससे ये प्रेरणा जरूर ले सकते हैं कि वो सब अपने सिस्टम से अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी का अतिक्रमण नहीं करता, कोई किसी का उल्लंघन नहीं करता, कोई किसी पे अधिकार नहीं जमाता, सब अपने अपने में संतुष्ट हैं और अपने अपना काम करते हैं। फिर हम ही क्यों दूसरों के काम को खींचते हैं, कि दूसरों पे अपना काम थोपते हैं, कि अतिक्रमण करते हैं। तो ये शिक्षा, ये तो जो भी जितने भी समझ लीजिए पुद्गलों से ही हमको शिक्षा मिल जाती है। ये अजीब अचेतन द्रव्य ये हमको सिखाते हैं कि वो सब अपना अपना काम अपने अपने में कर रहे हैं, और ये 1.5 अकल वाला जो मनुष्य है, जीव, वो इधर उधर दिमाग लगाता है, जबरदस्ती दूसरे के बीच में घुसता है। बढ़िया है। एक बात और मैं कुछ बता रही थी, हाँ, वो जो था कि वो जो राउंड पूरा करते हैं सूर्य और चंद्रमा, तो वो मतलब मुझे कहीं बहुत अच्छा, मतलब मेन ऐसे ग्रंथ में तो नहीं मिला, लेकिन ऐसा किसी के उसमें देखने में मिला है कि वो आधी ही परिक्रमा करके गली चेंज कर लेता है, क्योंकि वो पूरी परिक्रमा करने में तो 2 दिन लगेंगे सूर्य को। वो जो प्रश्न था ना अपना, कि वो सूर्य परिक्रमा करता है तो एक सूर्य की परिक्रमा तो 2 दिन में पूरी होगी, फिर 2 दिन बाद गली चेंज करेंगे, यानी दोनों ही सूर्य, फिर एक पूरी करेगा दूसरी पूरी करेगा, तो वो आधी परिक्रमा करके ही वो गली चेंज कर लेंगे, ऐसा समझ में आता है। मतलब 99.9% ऐसा ही है। बोलिए ज्योति। ऐसा तो नहीं स्पाइरल टाइप के होते हैं, तो मतलब उनको ऐसे चेंज ही नहीं, वो तो जस्ट जाते होंगे। हाँ, मतलब वही वो चलता रहता है ना राउंड, तो वो चेंज करना बोलते हैं, लेकिन वो मतलब उनको ना जाना नहीं पड़ता होगा, वो अपने आप ही वो नहीं, जाना तो पड़ता है ना। 2 योजन का गैप है सूर्य की वीथियों के बीच में, अच्छा, तो वो 2 योजन का गैप विजुअलाइज हो रहा था कि वो स्पाइरल है। नहीं, स्पाइरल तो ऐसा ही है। उसमें ऐसा भी उदाहरण आता है कि जैसे वो जाते हैं वैसे ही फिर वो वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि उधर से रिटर्न भी होते हैं ना, तो वो कुछ ऐसा ही सिस्टम है, मतलब, लेकिन गैप तो है। और ऐसे शब्द भी दिए हैं कि उस एक गली से दूसरी गली का उल्लंघन करने में प्रतिदिन 1 मुहूर्त ज्यादा लगता है, और 2 योजन की वो दूरी है, तो वो उल्लंघन करते हैं, मतलब वो जाते तो हैं, गैप तो है, इसलिए जाना तो पड़ता है। ऐसा। चलिए, हाँ, चमेली आंटी बोलिए। क्योंकि जितने सूर्य चंद्रमा होते हैं तो सब आगे जैसे बढ़ के बेहतर हुए में, तो वो क्या एक ही गली में रहते हैं क्या, या गलियां अलग अलग होंगी कैसे क्या? नहीं, 2 सूर्य के लिए एक ही 4 क्षेत्र, ये बताया था मैंने। 2 सूर्य के लिए 4 क्षेत्र एक ही है। फिर 72 में से समझ लीजिए 36 की का जो संचार क्षेत्र है, 36 के लिए वो 184 गलियां एक मतलब 36 के लिए नहीं, सॉरी, 36 संचार क्षेत्र होंगे उनके। 2 सूर्य के लिए 4 क्षेत्र एक, फिर अगले 2 सूर्यों के लिए 4 क्षेत्र एक, फिर अगले 2 सूर्यों के लिए संचार क्षेत्र एक, तो ऐसे करके 36 संचार क्षेत्र उनके हो जाएंगे 72 के लिए। नहीं आया आपको समझ में? वो आगे का कैसे कवर करेगा? जैसे वो तो फिर अपनी गली में आगे ही घूमते रहेंगे, उधर कैसे जैसे घूमेंगे? 184 ना सबके लिए, हर 2 के लिए अपनी अपनी 184 है। अच्छा अच्छा, हर 2 के बीच में 184 है। जैसे ऐसे नहीं होता कहीं हॉस्टल वगैरह है तो 2 बच्चों के बीच में एक बाथरूम है, ऐसा हो, मतलब 2 के बीच में एक इस तरह का है। 4 बच्चे एक रूम में रहते हैं, उनके बीच में एक बाथरूम है, ऐसा। तो इसी तरह से वो 2 सूर्य के बीच में एक गली है, तो बहुत आराम से काम कर लेते हैं वो अपना। बहुत बड़ा बड़ा एरिया है उनका घूमने का, झगड़ा नहीं होता उनमें। बोलिए अनीता जी। यदि उनको एक दिन में गली चेंज करनी है तो फिर एरावत का स्कूल अलग हो गया, अपना यहाँ का भी अलग हो गया, तो उनका हमारे का अपना अपना रहेगा। हमारा क्षेत्र अलग रहेगा, एरावत का अलग रहेगा। यदि गली वो एक दिन में चेंज करेंगे नहीं, अलग नहीं रहेगा ना। जो आज भरत क्षेत्र में है, वो उधर जाके गली चेंज करके वो उस साइड हो जाएगा ना, वो उस साइड वाली गली में आ जाए, मतलब
जाएगा एरावत क्षेत्र की तरफ, तो वो ये इधर वाला आज उधर चला गया, कल जो आज इधर था वो कल उधर चला गया, और जो आज उधर है वो कल इधर आ जाएगा। तो सूर्य तो एक नहीं रहेगा, वो पर गलियां आगे आगे बढ़ती जाएंगी उनकी, उस हिसाब से। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? मुझे हाथ किसी का दिख नहीं रहा है, मैं यही समझू। हाँ, रश्मि जी बोलिए। जो सौधर्म इंद्र का जो चालू होता है, सौधर्म का जो मंडल, वो सुमेरु पर्वत के ऊपर से चालू होता है ना? हाँ, सौधर्म स्वर्ग सुमेरु पर्वत के चोटी के आड़े बाल के बराबर जो अभी बताया ना, अंतर से ही वो सौधर्म स्वर्ग चालू हो जाता है। सौधर्म स्वर्ग चालू हो जाता है, पहला जो स्वर्ग है वो वहां से चालू हो जाता है, चुलिका के ऊपर से ही। चलिए, अभी यहीं पूरा करते हैं, अपने समय हो ही गया है। पारुल, आपको पूछना है? आप ऐसे हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो? बोलो। दिखाना है एक्चुअली भाभी, कुछ इस तरह की रचना होती होगी शायद। नहीं दिख पा रहा, रुको 1 मिनट। हाँ हाँ, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, वो इधर से उधर ही जाते हैं, इसी तरह से। बढ़िया। चलिए, और किसी का हैंड रेज है? हाँ, भुआ बोलिए। ज्योतिष का या भावनात्मक का पूछा था, क्या नाम हाँ, लाभ बताएंगे आप? बताए क्या? मैं पूछ रही हूँ, नहीं, वो तो कल हो, क्या नाम है पूजा? कल हो गया था भुआ। अच्छा, ठीक। आपको बताना है अभी? नहीं नहीं, मैं सुनना चाह रही थी। कल हो गया था, कल के क्लास में हो गया था। ठीक ठीक। चलिए, अभी पूरा करते हैं हम, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस आप ही आनंद से